अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तेहरान में हमास के लीडर इस्माइल हनिया की शहादत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया है और पासदारान इनकलाब और फौज के कमांडर से कहा है कि इसराइल पर हमले के साथ साथ अमरीका और इसराइल के ईरान पर जवाबी हमले की सूरत में दिफाई हिकमत अमली भी तैयार करें। मगर सबसे अहम बात यह है कि इस्माइल हनिया की शहादत कैसे हुई। अभी तक ईरान ने इसकी तफसीलात जारी नहीं की हैं, मगर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स एक अहम दावा और वाक़े की तफसीलात सामने ले आया है और निशाना बनाई गई बिल्डिंग की तस्वीर भी शाया कर दी है, जो आपके सामने रखेंगे। मगर इस पूरी सूरत हाल पर ईरानी हुक्काम के रवैये से ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इस्माइल हनिया की ईरानी सरजमीन पर शहादत से ईरान को जिस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, ईरान उसका जवाब देने के लिए शदीद दबाव में है। खुद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई इसे ईरान पर फ़र्ज करार दे चुके हैं और ये तज्ज़िये भी हो रहे हैं कि इस्माइल हनिया की अपनी सरजमीन पर शहादत का जवाब देना ईरान के लिए अपनी इलाकाई सालमियत की हिफाजत के साथ साथ खित्ते में अपनी साख और अपनी प्रॉक्सीज़ की नज़रों में अपना वक़ार बरकरार रखने के लिए भी ज़रूरी हो गया है। मगर इससे खित्ता एक वसी जंग के दहाने पर पहुँच सकता है। खुद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इंदिया दिया है कि इसराइल के लिए आगे मुश्किल दिन आने वाले हैं, मगर इसराइल हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार है। अहम बात यह भी है कि इसराइली वज़ीर आज़म ने कल अपनी तकरीर में लबनान के अंदर हिजबुल्लाह के कमांडर को मारने का तो ऐलान किया, मगर इस्माइल हनिया के ईरान में कत्ल पर खामोश रहे। वाज़ेह रहे कि कल हिजबुल्लाह ने खुद भी अपने कमांडर फवाद शुक्र के मारे जाने की तस्दीक कर दी थी। साथ ही इस हमले में एक ईरानी एहलकार के मारे जाने की भी तस्दीक की जा रही है। और आज हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने अपने खिताब में फवाद शुक्र के कत्ल का बदला लेने का ऐलान भी कर दिया है, जिससे इसराइल के खिलाफ ईरान के अलावा लबनान का फ्रंट भी मुकम्मल तौर पर खुल सकता है। जबकि आज ही इसराइल ने हमास के एक और अहम कमांडर मोहम्मद देफ को 13 जुलाई को मारने का ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका कल तक कशीदगी न बढ़ने के बयान दे रहा था, मगर आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने तशद्दुद, कशीदगी और तनाज़ा बढ़ने के खदशे का इजहार कर दिया है और ख़ित्ते में इस तशवीश के असरात नज़र आने लगे हैं। मगरबी ममालिक से इसराइल जाने वाली मुतादिद फ़्लाइट्स मनसूख कर दी गई हैं। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी एयरलाइंस डेल्टा और यूनाइटेड ने बुध से तल अबीब जाने वाली फ़्लाइट्स को सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मनसूख कर दिया है। जबकि इससे पहले गोलान हाइट्स में हमले के बाद खित्ते में कशीदगी बढ़ने के खदशे के बाइस कई यूरोपीय एयरलाइंस ने भी इसराइल जाने वाली फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी थी। इसी तरह अमेरिका ने इसराइल और लबनान में अपने शहरियों के लिए नई सफरी हिदायत और वार्निंग्स जारी कर दी हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया और फ्रांस ने भी इसराइल और लबनान से मुतालिक अपने शहरियों को वार्निंग्स जारी की हैं। बहरहाल सूरत हाल कशीदा होती जा रही है, खित्ते में तशवीश की लहर नज़र आने लगी है और जहां ईरान जवाबी हमले का ऐलान कर रहा है, तो वहीं वो इस्माइल हनिया पर हमले की तफसीलात सामने नहीं लाया है। और अहम बात यह है कि इस हमले को गाइडेड मिसाइल हमला करार दिया जा रहा है, मगर न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकिशाफ किया है कि इस्माइल हनिया को मिसाइल से नहीं बल्कि 2 माह पहले प्लांट किए गए बॉम्ब के ज़रिए निशाना बनाया गया है। यानी कि उस बॉम्ब को इस बिल्डिंग में 2 माह पहले प्लांट किया गया और फिर इस्माइल हनिया को अब, जबकि वो ठहरे हुए थे, निशाना बनाया गया। अखबार के मुताबिक इससे ईरान के सिक्योरिटी निज़ाम की नाकामी पर मज़ीद सवालात उठ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में इस्तेमाल होने वाला बॉम्ब हमले से 2 माह पहले ही गेस्ट हाउस में स्मगल किया गया था और ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स को मशरिक़ वस्ता के 7 ऑफिशियल्स ने बताई है, जिनमें से 2 का ताल्लुक ईरान और 1 का अमेरिका से है। इस्माइल हनिया जिस गेस्ट हाउस में क़याम कर रहे थे, वो ईरान की पासदारान इनकलाब फोर्स के ज़ेर इंतज़ाम था। ऑफिशियल्स के मुताबिक जब इस बात की तस्दीक हो गई कि इस्माइल हनिया गेस्ट हाउस में मौजूद हैं, तो बॉम्ब को रिमोट कंट्रोल के जरिए डेटोनेट कर दिया गया, जिसमें इस्माइल हनिया के साथ एक गार्ड भी मारा गया। 2 ईरानी ऑफिशियल्स ने मजीद बताया है कि धमाके से इमारत हिल गई और मुतादिद शीशे भी टूट गए और इस हवाले से पासदारान इनकलाब के मेंबर्स ने ब्रीफिंग भी दी है। मशरिक़ वस्ता के ऑफिशियल्स ने मजीद बताया है कि इस्माइल हनिया इससे पहले भी मुतादिद दफ़ा इसी गेस्ट हाउस में क़याम कर चुके हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि कातिलों ने ईरान में एक मुख्तलिफ़ किस्म की दरअंदाज़ी की है और सख्त सिक्योरिटी हिसार में समझे जाने वाले कंपाउंड में बॉम्ब प्लांट करना ईरान की सिक्योरिटी में बहुत बड़ा लैप्स है। इस हवाले से ईरानी ऑफिशल्स का कहना है कि इस तरह की दरअंदाज़ी
ईरान की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी में बहुत बड़ी नाकामी है और ये पासदाराने इनकलाब के लिए शदीद शर्मिंदगी का बाइस है, क्योंकि वो इस कंपाउंड को खुफिया मीटिंग्स और इस्माइल हनिया जैसे ख़ास मेहमानों के लिए इस्तेमाल करते थे। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि मशरिक़ वस्ता के ऑफिशियल्स के मुताबिक ये बात अभी तक वाज़ेह नहीं है कि बॉम्ब को गेस्ट हाउस में कैसे छुपाया गया था। इस तरह के हमले की प्लानिंग में महीने लगे होंगे और इसके लिए कंपाउंड की वसी सर्वेलेंस दरकार थी। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने इस्माइल हनिया को कतर से बाहर मारने का फैसला किया था। ऑफिशियल्स ने धमाके से मुताल्लिक बात करते हुए बताया है कि बुध की रात मकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 2 बजे के करीब धमाका हुआ, जिससे बिल्डिंग के स्टाफ मेंबर्स ने चौंकते हुए धमाके का सोर्स तलाश करना शुरू कर दिया, जो उन्हें सीधा इस्माइल हनिया के कमरे तक ले गया, जहां वो अपने एक मुहाफिज के साथ क़याम पजीर थे। इमारत की तिब्बी टीम ने इस्माइल हनिया को मौके पर ही शहीद डिक्लेयर कर दिया, जबकि उन्होंने मुहाफिज को बचाने की कोशिश की, मगर वो भी ना बच सके। इसी तरह इस्माइल हनिया के साथ वाले कमरे में फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद के रहनुमा क़याम पजीर थे, लेकिन धमाके से उनके कमरे को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा। इसके अलावा गज़ा में हमास के डिप्टी कमांडर खलील हया भी तेहरान में ही थे और वो वाक़े के बाद गेस्ट हाउस पहुँचे और अपने साथी की लाश को देखा। वाक़े के फौरी तौर पर इतला ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई समेत पासदाराने इनकलाब के अल-कुद्स फोर्स के सरबराह को दी गई और वाक़े के 4 घंटे बाद पासदाराने इनकलाब ने इस्माइल हनिया की शहादत के हवाले से ऑफिशियल बयान जारी कर दिया था। अगर ये तफसीलात दुरुस्त हैं तो इंतहाई तशवीशनाक हैं, जिससे ईरान के सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के पूरे निज़ाम पर सवालात उठ गए हैं। ताहम ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमले का ऐलान कर दिया है और अब सबकी नज़रें ईरान पर हैं कि वो इसराइल पर कब, कैसे और किस नौइयत का हमला करेगा। ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं और माजी में ऐसे हमलों का ईरान ने कैसे जवाब दिया है, इस हवाले से पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल पर नज़र डालते हैं, जिसमें दावा किया गया है कि ईरान के 3 सरकारी अहलकारों के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इस्माइल हनिया के तेहरान में कत्ल के जवाब के तौर पर इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया है। आयतुल्लाह खामनाई ने इस्माइल हनिया की शहादत के ऐलान के फौरी बाद कल सुबह होने वाली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग के दौरान ये ऑर्डर जारी किया। रिपोर्ट के मुताबिक जिन 3 ईरानी सरकारी ऑफिशियल्स ने यह खबर दी है, उनमें से 2 का ताल्लुक पासदाराने इनकलाब से है। उन्होंने कहा है उनके नाम जाहिर नहीं किए जाएं क्योंकि उन्हें अवामी तौर पर बात करने की इजाज़त नहीं है। उन्हें एहलकारों के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई, जो ईरान की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ भी हैं, उन्होंने पासदाराने इनकलाब और फ़ौज के कमांडर्स को हिदायत कर दी है कि वो इसराइल पर हमले के साथ साथ जंग फैलने और इसराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर जवाबी हमलों के दिफा के लिए मंसूबा तैयार करें। खबर के मुताबिक अब ये वाज़ेह नहीं है कि ईरान कितनी ताकत के साथ जवाब देगा या कोई नपा तुला हमला करेगा ताकि कशीदगी मज़ीद ना बढ़े। ईरानी एहलकारों के मुताबिक ईरानी फ़ौजी कमांडर्स तल अवीव और हैफा के आसपास के फ़ौजी अहदाफ पर ड्रोन्स और मिसाइलों के एक और हमले पर गौर कर रहे हैं, लेकिन वो सिविलियन अहदाफ पर हमलों से गुरेज करेंगे। जबकि एक ज़ेर गौर ऑप्शन ईरान और दीगर फ्रंट्स जैसे कि यमन, शाम और इराक से मरबूत हमलों का है, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा असर हो। इसी रिपोर्ट में एक तज्ज़िया शाया हुआ है जिसके मुताबिक ईरान शायद समझता है कि उसके पास मज़ीद इसराइली हमलों को रोकने, अपनी खुद मुख्तारी के दिफा और अपने रीजनल पार्टनर्स की नज़रों में अपनी साख बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई के अलावा कोई चारा नहीं है। सिर्फ यही नहीं, इस सूरत हाल पर CNN ने भी तफसीली तज्ज़िया शाया किया है और ईरान के मुमकिन रद्द अमल से मुताल्लिक तफसीलात बताई हैं। आर्टिकल के मुताबिक हकीकत कुछ भी हो, इस हमले से ईरान की खुद मुख्तारी और उसके खुद साख्ता सिक्योरिटी बबल की खिलाफ वर्जी हुई है। इस्माइल हनिया ईरान के सरकारी मेहमान थे और उनकी मौत से उनका बतौर इलाकाई कुव्वत किरदार शदीद मुतासिर हुआ है, क्योंकि अगर वो ईरान आने वाले अपने इत्तेहादियों को ही महफूज नहीं रख सकते तो कैसे खित्ते पर अपना असर सूख बरकरार रखेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्माइल हनिया को साबिक फ़ौजियों के लिए मुख्तस किए गए एक गेस्ट हाउस में रखा गया था, लेकिन ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि इस जगह की हिफाजत किसकी जिम्मेदारी थी और क्या ईरान की इलीट पासदाराने इनकलाब ईरान के अंदर इस तरह के इसराइली हमले पर शर्मिंदा होंगे या नहीं। लेकिन ईरान के लिए जवाबी कार्रवाई करना आसान नहीं है। ये बात भी वाज़ेह है कि 7 अक्टूबर के बाद से अब तक ईरान ने लबनान में मौजूद अपनी सबसे ख़तरनाक प्रॉक्सी
हिजबुल्लाह को इसराइल के साथ बड़े पैमाने की जंग से रोक रखा है। हिजबुल्लाह ईरान के लिए निहायत ताकतवर कार्ड है जिसे वो एक दफ़ा तो इस्तेमाल कर सकता है। ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को बरकरार रखने के अज़ाइम रखता है, उसकी अपनी फ़ौज पाबंदियों का शिकार है और ऐसे में हिजबुल्लाह की अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस्माइल हनिया की मौत पर ईरान का रद्द अमल उसके बतौर इलाकाई ताकत किरदार को वाज़ेह करेगा। इसी तरह हफ्तों बाद खामोशी से किया गया कोई गैर मुतवाज़न हमला ईरान की साख को पहुंचने वाले नुकसान को पूरा नहीं कर सकेगा। यहाँ एक रिस्क ये भी है कि ये ऐसे माहौल में हो रहा है कि जब चीज़ें हर लम्हे बदल रही हैं या फिर क़यादत मुकामी सतह पर शदीद दबाव का शिकार है। इस माहौल में लिए गए फैसलों में मिसकैलकुलेशन का रिस्क बढ़ जाता है या फिर ऐसे एक्शन लिए जाते हैं जिनमें वसी इलाकाई असरात के बजाय ज़ाती ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखा जाता है। मुख्तसरन ये ख़राब सूरत हाल बढ़ती चली जाती है और उसके साथ ही गैर मुतवक्के इक़दामात का इम्कान भी बढ़ जाता है। इसके अलावा गोलान हाइट्स में दुरूस कबीले के बच्चों पर हमले के बाद हिजबुल्लाह भी एक शदीद बहरान का शिकार हो चुकी है। हो सकता है कि इस्माइल हनिया की मौत ने हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर फवाद शुक्र की मौत से तवज्जो हटा दी हो, लेकिन अब हिजबुल्लाह भी ईरान की मुमकिन जवाबी कार्रवाई में शामिल होने पर मजबूर होगी। ईरान और इसराइल एक दफ़ा फिर आमने सामने आ गए हैं जिससे खित्ते में जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। मगर इससे पहले भी ईरान इस सूरत हाल से दो चार हो चुका है, मगर सिर्फ सख्त बयानात और धमकियाँ देने के बाद इसराइल या अमरीका का ज़्यादा नुकसान नहीं कर सका है और बज़ाहिर एक अलामती जवाबी कार्रवाई के बाद खामोश हो गया। रवा साल अप्रैल में भी ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ते बढ़ते जंग के दहाने तक पहुंच गई थी। 1 अप्रैल को शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर इसराइल ने फ़िज़ाई हमला किया जिसके नतीजे में 13 अफराद मारे गए, जिनमें पासदारान इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स के सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा ज़ाहिदी भी शामिल थे। जनरल ज़ाहिदी के साथ जनरल मोहम्मद हाजी रहीमी भी उस हमले में मारे गए थे। दमिश्क में अपने सिफारत खाने पर इस हमले के बाद ईरान का शदीद रद्द अमल सामने आया और ईरान ने पहली दफ़ा अपनी सरजमीन से इसराइल को निशाना बनाया। 300 से ज़ायद ड्रोन्स और मिसाइल इसराइली सरजमीन पर दागे गए और ईरान ने दावा किया कि उसने इसराइल में अपने 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया है। ख़ास तौर पर उस फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया है जहाँ से दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर कार्रवाई की गई थी, जबकि इसराइल का दावा था कि ईरान के हमले को नाकाम बना दिया गया है। सिर्फ एक एयरबेस को मामूली नुकसान पहुंचा है, बाकी सारे मिसाइल्स को, सारे ड्रोन्स को आयरन डोम ने रोक लिया है। और फिर इसराइल ने 6 दिन बाद ईरानी सरजमीन के अंदर कार्रवाई कर दी और ईरान के अस्करी लिहाज से अहम समझे जाने वाले शहर इस्फहान में अहम जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया। लेकिन ईरानी हुक्काम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्फहान में जौहरी और दीगर अहम तनसीबात मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। इन हमलों के दौरान कशीदगी ज़रूर बढ़ी थी, मगर बाद में सूरत हाल संभल गई थी और दोनों तरफ से खामोशी इख्तियार कर ली गई थी। इससे पहले जनवरी 2020 में अमेरिका ने ईरान के पासदारान इनकलाब के अल-कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी को इराक में ड्रोन हमला करके मार दिया था, जो ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के बाद सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत समझे जाते थे और ख़ित्ते में ईरान का असर रसूख बढ़ाने में उनका अहम तरीन किरदार था। अमेरिका और इसराइल कासिम सुलेमानी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन तस्वुर करते थे और उन्हें हदफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। फिर 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने इराक के बगदाद एयरपोर्ट के करीब जनरल कासिम सुलेमानी के काफ़िले पर ड्रोन हमला किया, जिसमें जनरल कासिम सुलेमानी समेत इराक में ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशिया के सरबराह भी मारे गए। इस वाक़े के बाद ईरान ने सख्त बयानात जारी किए, बदला लेने का ऐलान किया, अमेरिका और इसराइल को धमकियाँ दी। आयतुल्लाह खामनाई ने बयान जारी किया कि जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का सख्त बदला लिया जाएगा। इसके बाद खित्ते में जंग के खदशात बढ़ गए, तशवीश बढ़ती चली गई और फिर 4 दिन बाद 7 जनवरी 2020 की रात को ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इराक में ही अमेरिका के 2 बेसिस पर हमला कर दिया और ईरानी मीडिया ने दावा कर दिया कि 2 अमेरिकी बेसिस पर 22 रॉकेट फायर किए गए, जिसमें 80 अमेरिकी मारे गए हैं और कोई मिसाइल रोका भी नहीं जा सका है। अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स और फौजी साजो सामान को भी बहुत नुकसान पहुँचा है, मगर किसी ने भी ईरानी दावे की तस्दीक नहीं की और बेसिस में थोड़े बहुत नुकसान की खबरें सामने आई। जबकि अमेरिका ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमेरिकी बेसिस में ईरानी हमले के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचा। इस हवाले से CNN ने उस वक्त रिपोर्ट किया था कि अगर ईरान चाहता तो बहुत से अमेरिकी फ़ौजियों को निशाना बना सकता था, क्योंकि इराक में ऐसे बेसिस मौजूद हैं जिन्हें निशाना बनाना आसान था। मगर ईरान ने इराक में
उस एयरबेस को निशाना बनाया जो बहुत बड़े रकबे पर कायम है और आबादी से बहुत दूर है। इसके अलावा ईरान पहले ही इराकी फोर्सेस को खबरदार कर चुका था कि वो अमरीकी बेसिस से दूर रहें और अमरीकी हुकाम ने भी अपने फौजियों को मुमकिन हमले के हवाले से खबरदार किया हुआ था। CNN के मुताबिक ईरान की कोशिश थी कि कशीदगी में इजाफे के बगैर अपनी आवाम को मुतमईन कर दिया जाए और ईरानी कोशिश कामयाब होती दिखाई दे रही। और फिर इसके बाद खामोशी छा गई और कशीदगी कम हो गई और ईरान की इस कार्रवाई को अपने अवाम को मुतमईन करने की कोशिश के तौर पर ही देखा गया। लेकिन मौजूदा मामला इन दोनों वाक़यात से काफ़ी मुख्तलिफ है और बहुत संगीन है। कल इसराइल ने ईरान की सरजमीन के अंदर किसी ईरानी को नहीं बल्कि एक अहम सरकारी मेहमान और फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक का चेहरा समझे जाने वाले इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया है। और इसलिए ईरान का रद्द-ए-अमल भी माजी से मुख्तलिफ हो सकता है। और जहाँ तक ईरान के अंदर ईरानी शख्सियात को टारगेट बनाने का ताल्लुक है तो ऐसा इसराइल मुतअद्दिद बार कर चुका है, जिनमें ईरानी साइंसदानों को कत्ल किया गया, ड्रोन और साइबर हमले किए गए और ज़्यादातर कार्रवाइयों का हदफ ईरान का जौहरी प्रोग्राम था। अल जज़ीरा में ईरान की सरजमीन के अंदर इसराइली खुफिया कार्रवाइयों के बारे में एक तफसीली रिपोर्ट शाया हुई थी, जिसके मुताबिक सालों से इसराइल की ईरान के अंदर ख़ास तौर पर एक हदफ पर तवज्जो रही है जो ईरान का जौहरी प्रोग्राम है। इसराइल ने खुफिया ऑपरेशंस के ज़रिए कई ईरानी साइंसदानों का कत्ल किया है। जनवरी 2010 में तेहरान यूनिवर्सिटी के फिज़िक्स के एक प्रोफेसर मसूद अली मोहम्मदी को उनकी मोटरसाइकिल में रिमोट कंट्रोल बॉम्ब नस्ब करके कत्ल कर दिया गया। ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया कि इस कार्रवाई के पीछे अमेरिका और इसराइल का हाथ था। ईरानी हुकूमत के मुताबिक कत्ल होने वाले प्रोफेसर न्यूक्लियर साइंसदान थे। फिर नवंबर 2010 में तेहरान में न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर माजिद शहरियारी को काम पर जाते हुए कार धमाके में मार दिया गया। उनकी अहलिया भी जख्मी हुई। उस वक्त के ईरानी सदर महमूद अहमदीनेजाद ने अमेरिका और इसराइल पर इस हमले की जिम्मेदारी डाल दी। फिर जनवरी 2012 में मुस्तफ़ा अहमदी रोशन नामी केमिकल इंजीनियर को उनकी कार पर बॉम्ब नस्ब करके मार दिया गया। ईरान ने ईरान के अंदर इस हमले की जिम्मेदारी अमेरिका और इसराइल पर डालते हुए कहा कि मुस्तफ़ा अहमदी रोशन जौहरी साइंसदान थे, जबकि नवंबर 2020 में ईरान के मारूफ जौहरी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादे को तेहरान के बाहर एक मुश्तबा कार्रवाई में मार दिया गया। अल जज़ीरा के मुताबिक मगरबी और इसराइली इंटेलिजेंस को तवील अरसे से शुबा था कि मोहसिन फ़खरीज़ादे ईरान के जौहरी हथियारों के प्रोग्राम के बानी थे। इसके अलावा मई 2022 में पासदाराने इनकलाब के कर्नल हसन सैयद को तेहरान में उनके घर के बाहर 5 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। इसका इल्ज़ाम भी ईरान की तरफ से इसराइल पर ही लगाया गया। इसके अलावा इसराइल ईरानी सरजमीन पर ड्रोन हमले भी कर चुका है और एजेंट्स के ज़रिए रेड्स भी कर चुका है। अल जज़ीरा के मुताबिक जनवरी 2018 में मुसाद के एजेंटों ने तेहरान की एक महफूज तनसीब पर छापा मारकर क्लासिफाइड जौहरी आर्काइव्स चोरी कर लिए। अप्रैल 2018 में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया कि इसराइल ने 1 लाख खुफिया दस्तावेज़ात हासिल की हैं जो साबित करती हैं कि ईरान ने जौहरी हथियारों के प्रोग्राम से मुताल्लिक झूठ बोला है। इसके अलावा दिसंबर 2023 में साबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेफ्टली बेनेट ने अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में तस्लीम किया कि फरवरी 2022 में इसराइल ने पासदाराने इनकलाब के एक सीनियर कमांडर को कत्ल कर दिया था। फिर मई 2022 में धमाका खेज मवाद से लदे हुए ड्रोन ने तेहरान के एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया, जिसमें एक इंजीनियर मारा गया और उस इमारत को नुकसान पहुंचा जहां पर ईरान ने ड्रोन तैयार किए थे। फिर जनवरी 2023 में इस्फहान में कई ड्रोन हमलों के जरिए फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया, लेकिन उन्हें नाकाम बना दिया गया और कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर ने अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह को ख़त लिखकर इसकी जिम्मेदारी इसराइल पर डाल दी। सिर्फ यही नहीं, रवां साल फरवरी में ईरान में कुदरती गैस की एक पाइपलाइन को निशाना बनाया गया, जिसके बाद ईरान के वज़ीर तेल ने इस कार्रवाई का इल्ज़ाम इसराइल पर डाल दिया। अब ये माजी के वाक़यात हैं जिनमें से कुछ की ज़िम्मेदारी ख़ुद इसराइल ने कबूल की है, जबकि कुछ हमलों की ज़िम्मेदारी ईरान ने तो इसराइल और अमेरिका पर डाली थी, लेकिन अमेरिका और इसराइल ने या तो खामोशी इख्तियार की थी या फिर इनकार कर दिया था। और अब ईरान में इस्माइल हनिया की शहादत पर भी इसराइल ने खामोशी इख्तियार की हुई है, लेकिन ईरानी हुक्काम ना सिर्फ इसराइल को इसका ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं बल्कि अमेरिका पर भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अमेरिका की इजाज़त से ही इसराइल ने ईरान में इस्माइल हनिया को शहीद किया है। अहम बात यह भी है कि आयतुल्लाह खामनाई ने जहां जवाबी हमले का हुक्म दिया है तो वहीं इसके जवाब में इसराइल और अमेरिका के ईरान पर किसी भी हमले के दिफा की तैयारी का मंसूबा तैयार करने की हिदायत भी कर दी है। और अगर ईरान और इसराइल आमने सामने आ जाते हैं तो कौन कितना ताकतवर है, इस हवाले से कुछ अर्सा पहले BBC में दोनों की फ़ौजी ताकत का मवाजना किया गया था। BBC के मुताबिक
ईरान जोग्राफियाई तौर पर इसराइल से बहुत बड़ा मुल्क है और उसकी आबादी तकरीबन 9 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, जो इसराइल से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उसकी फ़ौजी ताकत भी इसराइल से ज़्यादा है। ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन्स में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की है। इसके पास हथियारों का अपना एक वसी ज़ख़ीरा है, मगर ईरान के पास जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और लड़ाका तैयारों की कमी है। ख्याल किया जाता है कि इस कमी को पूरा करने के लिए रूस यूक्रेन की जंग में मदद के बदले ईरान के साथ ताउन कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के बरक्स इसराइल के पास दुनिया की जदीद तरीन फ़िज़ाई अफवाज में से एक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के पास जेट तैयारों के कम से कम 14 स्क्वाड्रन हैं, जिनमें F-16, F-15 और जदीद तरीन F-35 स्टेल्थ जेट शामिल हैं। इसके अलावा ख्याल किया जाता है कि इसराइल के पास एटमी हथियार मौजूद है, लेकिन वो जानबूझकर इब्हाम की सरकारी पॉलिसी बरकरार रखे हुए है, जबकि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं है और वो इस इल्ज़ाम से भी इनकार करता है कि वो जौहरी हथियार रखने वाली रियासत बनने के लिए अपने सिविलियन जौहरी प्रोग्राम का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। मगर ये वाज़ेह रहे कि इसराइल अपनी अस्करी ताकत से ज़्यादा अमेरिका और दीगर मगरबी इत्तेहादियों पर इन्हिसार करता है और इस दफ़ा फिर अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि इसराइल पर हमला हुआ तो उसका दिफा करेगा, जबकि ईरान की मदद के लिए लबनान में हिजबुल्लाह, यमन के हौसी और इराक़ और शाम की मलेशियाज़ मौजूद हैं। दूसरी जानिब इस्माइल हनिया के जानशीन के लिए नाम भी सामने आ रहे हैं, जिनमें हमास के साबिक सियासी सरबराह खालिद मिशल और गज़ा में हमास के डिप्टी कमांडर खलील हया शामिल हैं। ताहम खालिद मिशल के हवाले से खबरें हैं कि ईरान उनके बजाय खलील हया को ज़्यादा तरजीह देता है, क्योंकि शाम में बशारुल असद के ख़िलाफ़ बगावत के दौरान खालिद मिशल ने बागियों की हिमायत की थी। आज ईरान में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा पढ़ाई, जिसमें ईरानी सदर समेत अहम शख्सियात शरीक हुई, जिसके बाद तदफीन के लिए इस्माइल हनिया की मैयत को दोहा पहुँचा दिया गया है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्माइल हनिया की शहादत पर बात करते हुए कहा कि इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। रॉकेट के जरिए इस्माइल हानिया को शहीद किया गया और इंटरनेशनल जो कवानीन हैं उनको पांव तले रौंदा गया। पाकिस्तान ने कल इसकी भरपूर मजम्मत की है। इस तरह की दरिंदगी की जा रही हो और दुनिया खामोश हो, ये एक लम्हा फिक्रिया है। ये इंतहा पसंदी, ये दहशत गर्दी, इसकी जितनी भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की जाए वो कम होगी। इसके लिए जो आलमी इदारों ने जो भी करारदादें पास की हैं उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं और फिर इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका फैसला आया, उन्होंने इसकी भरपूर मजम्मत की, इसको कहा ये जेनोसाइड है। इसके बावजूद भी इसराइल के हाथ रोके नहीं जा सके। नेतन्याहू खुले आम वो दरिंदगी कर रहा है। इसराइली फौजें जिस तरह तबाही कर रही हैं, ये इंसान सोत वाकया तरक्की याफ्ता ममालिक उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह इसको डील करें, किस तरह इसको नेगोशिएट करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मुल्की सियासत में एक बार फिर इमरान खान और उनके दौर में DGISI रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के नाम की गूंज है, जिसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत में जनरल फैज़ हमीद के किरदार से मुतालिक सवालात पैदा हो गए हैं और इस सब की वजह बना है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान जो उन्होंने कल हमारे ही प्रोग्राम में दिया। मगर जनरल फैज़ हमीद के ज़राए ने ख्वाजा आसिफ से मुलाकात की ही तरदीद कर दी है और इसकी तफसीलात भी हम आपके सामने रखेंगे कि किस किस ने ख्वाजा आसिफ के बयान के हवाले से क्या क्या कहा है जो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उस मुलाकात में मौजूद था। क्योंकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा कि अप्रैल 2019 में जनरल फैज़ हमीद मुझसे जनरल बाजवा के ससुर के घर मिले और कहा कि हम इमरान खान से बिल्कुल तंग आ गए हैं, आप जून तक पंजाब की हुकूमत लें और दिसंबर में वफाकी हुकूमत की तैयारी करें। जनरल बाजवा को मेरे ख्याल ग्रुप लेके थे, उनको कोई इस किस्म की मिसकंसेप्शंस थी या ऑब्वियसली उनका सेल्फ इंटरेस्ट जो था वो ओवरराइडिंग फैक्टर था, लेकिन वो ही थॉट कि ही इज बेटिंग ऑन द राइट हॉर्स। लेकिन लेटर ऑन जो है, नॉट लेटर ऑन बल्कि साल सवा साल के बाद ही 2019 में उन्होंने मुझे ऑफर किया गया। मुझे जनरल फैज़ जो है उनके ससुर के घर मुझे मिले और उन्होंने कहा कि वी हैव हैड एनफ ऑफ हिम। नहीं, मैं ये अप्रैल 2019 की बात कर रहा हूँ और फिर उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ जब इससे अच्छा दी थी हमने। जब जनरल फैज़ हमीद ने कहा कि हम बेजार आ गए इमरान खान साहब के हवाले से, जनरल फैज़ हमीद ने कहा जनरल बाजवा के ससुर के घर, पूरी स्टोरी मैं आपको पूरी स्टोरी सुना देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि आप क्या कर रहे हैं, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन वगैरह दे रहे हैं। मैं जी दे रहे हैं, बिल्कुल हमने फैसला किया, हम वोट देंगे, जो हमने दिया भी। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या आपका क्या कोई शराइत क्या है। मैंने कहा जी मुझे मेरी इंस्ट्रक्शंस ये है कि कोई शराइत नहीं है, हम कुछ भी नहीं चाहते।
तो उन्होंने कहा ये बहरहाल अगर वो एक अलग बात है, लेकिन वी हैव हैड इनफ ऑफ हिम। आप जून तक जो है पंजाब की हुकूमत लें और दिसंबर में जो है आप जो है वो फेडरल हुकूमत की तैयारी करें। मैंने कहा जी मेरे पास ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि मैं आपसे बात करूं। अब ये मामला सामने आया है, अंदर की बात क्या है? हमारे साथ नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। फिर सीनियर साहब ज़कार हामिद मीर साहब भी मौजूद होंगे, उनसे भी तजिया लेंगे मौजूदा सूरत हाल पर भी। पहले एजाज सैयद साहब बहुत शुक्रिया। जो कंट्रोवर्शियल किरदार है जनरल फैज़ हमीद का, उनकी रिटायरमेंट के बाद भी ख़त्म नहीं हो रहा है। आपने सुना क्या कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने, आपके ज़रा क्या बता रहे हैं, क्या मामला है? शाहजेब बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजेब इस सारे मामले में मेरे ख्याल में कोई भी दुरुस्त बात नहीं कर रहा। ख्वाजा आसिफ बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है और मैं ज़ाती तौर पे उनको बड़ा रिगार्ड करता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू मैंने सुनी है, उनमें कुछ बातें उन्होंने कही हैं उनको मैंने क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश की ज़राए से, और बाज़ लोगों ने मुझसे खुद भी बराह रास्त रब्ता किया है। पहली बात तो यह है कि जो फैज़ हमीद है जो कि साबिक़ ISI चीफ है, उनके जो करीबी ज़राए हैं वो जो ख्वाजा आसिफ साहब की बातों को डिनाई करते हैं और वो कहते हैं कि ऐसी ना हुई है और ना मैंने ऐसी कोई बातें की हैं। दूसरे इसमें जो दूसरा किरदार ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू में आता है वो जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि उस वक्त आर्मी चीफ थे, उनका आता है। उनके इर्द गिर्द भी मैंने बात करने की कोशिश की है और उस वक्त के जो अहम किरदार है, मेरी उनसे बराह रास्त बात हुई है। वो उस वक्त का जो सिनेरियो है वो कुछ यूं बताते हैं कि 2019 में जिस वक्त की बात, जिस वक्त का वाकया ख्वाजा आसिफ साहब बयान कर रहे हैं, उस वक्त उस वक्त इमरान खान के ऊपर बड़ा एतमाद करती थी और एतमाद कर रही थी। ख्वाजा साहब को डेट्स आगे पीछे कर रहे हैं या कुछ और मामला है। 2019 में जब जिस वक्त की ये बात कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ, उस वक्त ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि उनकी मुलाकात जनरल बाजवा हैं उनके ससुर के साथ, उनके घर के ऊपर हुई फैज़ हमीद साहब के साथ, और नाम तो नहीं लिया उन्होंने लेकिन वो इनडायरेक्टली जनरल बाजवा का जिक्र भी कर रहे हैं। जो जनरल बाजवा के करीबी लोग हैं वो बताते हैं और इवन जनरल अमजद जो हैं उनके करीबी साथी भी बताते हैं कि जनरल बाजवा की और जो ख्वाजा आसिफ है उनकी कोई मुलाकात जो जनरल एजाज अमजद के घर पे नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि एक बात जरूर सामने आती है कि एट दैट टाइम सिनेरियो क्या था। सिनेरियो ये था कि PMLN को राम करना था, PMLN को साथ मिलाना था और PMLN रेडी थी। और PMLN का जो पैगाम है ये ख्वाजा साहब बिल्कुल इस हद तक दुरुस्त है कि वो ख्वाजा साहब ने बताया था उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को और लोगों को कि PMLN जो जनरल बाजवा हैं उनकी हमायत करेगी, यानी कि जो एक्सटेंशन के हवाले से जी जो भी बातचीत होगी एक्सटेंशन की हमायत करेगी। और उस वक्त एक्सटेंशन के लॉ की कोई बात नहीं हुई थी। और आपको याद हो कि उस वक्त जस्टिस आसिफ सईद खोसा बाद में मामला कह चुकी थी कि हम जो एक्सटेंशन का मामला है उसके ऊपर बगैर किसी शर्त के हमायत करेंगे। अब मामला ये आया है कि हमायत तो उन्होंने की इमरान खान के साथ भी थे, लेकिन जो जनरल फैज़ हमीद है एट दैट टाइम वो तमाम पॉलिटिकल मेक ब्रेक में मुलव्वस थे। वो कर रहे थे मेक ब्रेक। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे और वो उनके बहुत करीब थे। जनरल बाजवा भी ज़ाहिर है उनके आर्मी चीफ थे, लेकिन एट द सेम टाइम शायद जो फैज़ हमीद साहब हैं उनको उम्मीद शायद इमरान खान साहब से थी कि इमरान खान साहब किसी टाइम उनको शायद आर्मी चीफ बनाएंगे। आर्मी चीफ तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने बनाना था या बाद में आने वाले प्राइम मिनिस्टर बनाना था। तो उस वक्त की जो सारी उम्मीदें थी वो शायद फैज़ हमीद साहब के साथ थी और फैज़ हमीद साहब इनसे मुलाकातें ज़रूर करते रहे हैं और वो इंगेजमेंट के लिए मुलाकातें हैं। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि फैज़ हमीद साहब जब उन्होंने उनको जो टेस्ट होते थे या उन्होंने अपने अहदाफ तय करने होते थे तो फैज़ हमीद साहब गो गेटर थे। तो और ऐसे मसला इसमें जब वो जो ज़माना है एक्सटेंशन वाला, अब उसमें हुआ ये कि जब मामला एक नोटिफिकेशन कर दिया था इमरान खान साहब ने, मगर मामला कंट्रोवर्शियल हो गया, अदालत में चला गया, फिर कानून साजी की बात आई, तो ये बात तो
है कि जनरल बाजवा चाहते थे कि तमाम सियासी जमातों के कंसेंसस से ये कानून साजी हो, बजाय इसके कि ये लगे कि कुछ जमातें मेरे हक में नहीं हैं। और इस हवाले से वो मुतहर्रिक भी थे, और वो मुतहर्रिक खुद इस तरह होते थे कि जनरल फैज़ को मुतहर्रिक करते थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बताते हैं कि किस तरीके से जनरल फैज़ ही इमरान खान साहब के पास उनकी तौसी की बात लेकर आए थे जनरल बाजवा की। तो क्या नून लीग के पास भी समहाउ जनरल फैज़ हमीद के जरिए नहीं अप्रोच किया गया होगा? इस बात में वजन नहीं होगा ख्वाजा साहब की में? देखिए, ख्वाजा साहब की इस बात में वजन बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसमें एक बात बड़ी अहम है कि जो बात की जाती है कि जी लंदन प्लान हो गया या जनरल बाजवा ने उनके साथ कोई डील कर दी, जनरल बाजवा कहीं सरफेस नहीं होते इसमें डायरेक्टली। आप हाँ, फैज़ हमीद साहब कोई बात बताएं तो शायद वो बता सकते हैं कि उन्हें जनरल बाजवा ने कहा, लेकिन ये याद रखने की बात है कि जो एक्सटेंशन का अल्टीमेट फायदा तो ज़ाहिर है जनरल बाजवा को हुआ, लेकिन ये खाली एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं रुकती। जब गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, जब नो कॉन्फिडेंस लाकर इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई थी और ये वज़ीर आज़म बने थे, उस वक्त जो इत्तेहादी जमातों की वज़ीर आज़म थी, जो पहली मीटिंग हुई थी जनरल बाजवा के साथ, तो पहली मीटिंग में ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं मौजूदा शहबाज शरीफ साहब, मेरी इतलाक़ के मुताबिक और 2-3 बंदों ने, मुख्तलिफ बंदों ने इस बात की तस्दीक की है कि पहली मीटिंग जब हुई तो इन्होंने जनरल बाजवा को ऑफर की कि हम आपको एक्सटेंशन देंगे। और फिर बाद में जनरल फैज़ हमीद के बारे में बताया गया कि वो फैज़ हमीद साहब कोशिश करते रहे कि 1 साल की जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल जाए, क्योंकि अगर जनरल बाजवा को 1 साल की एक्सटेंशन मिलती तो सिर्फ वही ज़रूरत थी कि जो फैज़ हमीद हैं वो सीनियरिटी लिस्ट में आते और वो बाद में चीफ बन जाते, यानी कि उस दौड़ में प्रॉपरली आ सकते थे। लेकिन और अब एक और भी मसला है एजाज के, जनरल फैज़ हमीद डिनाई कर रहे हैं अपने ज़राए के ज़रिए या उनके करीबी ज़राए इस बात से, मगर और भी बहुत सारी मुलाकातें का इल्ज़ाम उन पर है, वो उनसे भी डिनाई करते हैं। बहुत सारी बातों का इल्ज़ाम उन पर है, वो उनसे भी डिनाई करते हैं, जिसमें शौकत अजीज़ सिद्दीकी से इनफेमस मुलाकात और उसमें की गई बात, उसके भी उनके ज़राए डिनाई ही कर रहे होते हैं। तो वो क्रेडिबिलिटी है जनरल फैज़ हमीद की कि उनकी बात पर यकीन किया जाए? देखिए, मेरे ख्याल में क्रेडिबिलिटी वाली बात तो शायद नहीं है। फैज़ हमीद साहब अपने दौर में ये सारे काम करते रहे, लेकिन उसमें मैं ये कहूँगा कि कुछ हम मीडिया वालों का भी बड़ा कसूर है और कुछ हमारे पॉलिटिशियंस का भी कसूर है और इन लोगों का भी कसूर है जो मिलते रहे। ये बात भी रिकॉर्ड के ऊपर है कि जो जनरल बाजवा हैं उन्होंने प्री मीटिंग में कहा था कि मैं तो नहीं मिलता हूँ आप लोगों से, लेकिन आप लोग जो हैं ये जब गिलगित बल्तिस्तान के जो मामला थे जब डिस्कस हो रहे थे या ट्राइबल एरियाज के मामला की एक बड़ी मीटिंग थी, तो उसमें भी इन्होंने कहा था कि आप मुझे मिलने का कहते हैं और फिर मैं आपसे मिलता हूं, मैं तो आपसे मिलता भी नहीं, तो वो भी मिलते रहे। तो सियासतदानों का भी कसूर है और बिल्कुल सबसे ज्यादा कसूर मैं कहूँगा कि फौजी क़यादत का भी है, वो भी इसमें बड़े हिस्सेदार हैं कि वो भी शायद इक़्तिदार के लिए या अपने मफादात के लिए आगे आता है, लेकिन इसमें उनको ल्योर करने वाले या उनको हलाशरी देने वाले हमारे सियासतदानों में भी बैठे हुए हैं, हमारे साफियों में भी बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया, अंदर की बात आपने जानी। आगे क्या मामलात होने जा रहे हैं, सीनियर साहब तज़कियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। जनरल फैज़ हमीद के करियर को लेकर और ख़ुद जनरल बाजवा के करियर को लेकर जो कंट्रोवर्सीज़ हैं उस पर तो अब सभी का इत्तफाक है कि इंतहाई मुतनाज़ तरीन ये फ़ौजी जर्नल थे। तहरीक इंसाफ का भी इस बात पर इत्तफाक है, नून लीग का भी इस बात पर इत्तफाक है, पीपल्स पार्टी का भी इस बात पर इत्तफाक नज़र आता है। अब एक दफ़ा फिर ज़ाहिर मुतनाज़ शख्सियात और तनाज़ात ज़रूर चल रहे हैं। इमरान खान फिर मुज़ाकरात चाहते हैं मगर तनकीद भी कर रहे हैं। ये मामलात कहाँ जाते नज़र आते हैं और माजी में क्या हुआ, इस हवाले से हम बात करते हैं। सीनियर साहब तज़कियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त जो मामला चल रहे हैं उस पर तो आपसे बात करनी है, मगर जो माजी में होता रहा, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन, एक नोटिफिकेशन हुआ, मुतनाज़ हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, फिर पार्लियामेंट आया, एक्सटेंशन नून लीग ने भी दौड़ के दी, अनकंडीशनली दी, उस वक्त भी कहा जाता था। मगर ख्वाजा साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि जनरल फैज़ हमीद ने कहा कि जी हम बेजार आ गए, 2019 में कहा था और तोसी फिर भी हमने अनकंडीशनल दी। ये अब जनरल फैज़ हमीद के करीबी ज़रा डिनाई कर रहे हैं, ये क्या मामला हुआ था, क्या कहानी चल रही थी उस वक्त? देखें, ख्वाजा आसिफ साहब ने कोई नई बात तो नहीं की, लेकिन जो नई बात शायद अभी ख्वाजा साहब ने आपके साथ नहीं की वो ये है
कि जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ जिस जगह पर मुलाकात हुई थी ख्वाजा आसिफ साहब की, वो मेरा ख्याल है उन्होंने नाम तो आपको बताया होगा, जनरल एजाज अमजद साहब का, उनके घर पे मुलाकात हुई थी। तो उनके जो दामाद हैं एजाज अमजद साहब के, वो अभी तक ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को धमकियां देते हैं, जो कि ख्वाजा साहब आज भी पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा हैं। और जिस चैनल के ज़रिए धमकियां देते हैं वो चैनल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मैंने उस चैनल से कहा कि भाई ये वज़ीर दफ़ा है पाकिस्तान का, और आपके ज़रिए एक साबिक़ आर्मी चीफ जो है वज़ीर दफ़ा को धमकियां देता है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो देखिए बात ये है कि वो जो गुफ्तगू आपके साथ की है ख्वाजा आसिफ साहब ने, वो 2019 की है, लेकिन मेरी जो ज़ाती इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जनरल फैज़ साहब ने जो ख्वाजा साहब को कहा वो दुरुस्त नहीं था। मकसद सिर्फ ये था कि मुस्लिम लीग नून से कुछ हमायत हासिल की जाए जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए, लेकिन 2019 में जनरल फैज़ साहब अगर कह रहे थे ख्वाजा साहब को कि हम इमरान खान से तंग आ चुके हैं, तो वो जनरल फैज़ साहब तंग नहीं आए थे, क्योंकि इमरान खान साहब तो 2022 में जनरल बाजवा के साथ लड़ रहे थे कि जनरल फैज़ को DGISI के ओहदे पे कायम रखना चाहिए। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जनरल फैज़ साहब ख्वाजा साहब के साथ कुछ और गुफ्तगू करते थे, पीपल्स पार्टी वालों के साथ कुछ और गुफ्तगू करते थे। पीपल्स पार्टी वालों को वो ये कहते थे कि जनाब आइए ज़रा मिलकर मुस्लिम लीग नून जो है इसके गिर्द ज़रा शिकंजा कसें और आप इमरान खान को सपोर्ट करें, हम आपको फेडरल गवर्नमेंट में थोड़ा सा हिस्सा दिलवाते हैं, आप PTI को सिंध गवर्नमेंट में हिस्सा दिलवाएं, और इनको ना ये जो है ना शरीफ बरादरान के बारे में वो बड़ा ही एक गलत सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इनको हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। अब वहाँ पे पीपल्स पार्टी वाले जो हैं उनको दोबारा से जमहूरियत याद आ गई, दोबारा आइन याद आ गया, तो उन्होंने फिर फैसला किया कि बजाय कि हम ये इनकी बातों में आके तो हम PTI के साथ अलाइंस करें, तो उन्होंने फिर नून लीग के साथ बात करके PDM बना ली, और फिर इस तरह जब PDM बन गई तो नवाज शरीफ साहब को एक बारगेनिंग का मौका मिला। तो जो फैज़ साहब ने ख्वाजा साहब से बात की, मेरा ख्याल है उसका मकसद सिर्फ उनकी हमायत लेना था। उस वक्त तक फैज़ साहब इमरान खान साहब से बिल्कुल भी तंग नहीं थे। अच्छा, और अब हालिया जो मामलात हैं आप देख ही रहे हैं आमिर साहब, एक दिन ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला है, फिर ये तासुर भी मिलता है कि शायद कुछ ना कुछ बैकडोर हो रहा है, शायद कुछ लोग बीच में पड़े हैं जो कि पैगाम रसानी कर रहे हैं। हुकूमत इल्ज़ाम लगाना शुरू करती है कि जी ये तो पाँव पड़ने वाले हैं, माफ़ी तलाफ़ी होने वाली है, मगर इमरान खान साहब फिर ट्वीट करते हैं, अपने मौक़िफ़ पर बहरहाल कायम रहते हैं, अपनी शराइत रखते हैं, और जो अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, बिगड़ा बच्चा, ये सारी बातें। एग्जैक्टली क्या हो रहा है? क्या कुछ वाकई बैकडोर हुआ, नहीं हुआ, या इमरान खान साहब ने किसी हिकमत अमली के तहत किया, या कोई फ्रस्ट्रेशन है उन्हें, क्या हो रहा है? शाहजेब खानज़ादा भाई, आपने तो अपनी तरंग में सवाल कर दिया मुझे। अब आपका क्या ख्याल है कि जो मुझे पता है वो मैं आपको बताऊं, तो फिर आपके और मेरे हालात जो हैं वो ठीक रहेंगे, मामलात अंडर कंट्रोल रहेंगे, नहीं रहेंगे? देखें, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम पाकिस्तान में जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, जिन हालात से गुजर रहे हैं, इसमें जमहूरियत है भी है और नहीं भी है, इजहार राय की आज़ादी है भी है और नहीं भी है। अब मैं अगर आपको ये कहूँ कि ये इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि हाँ जी हम मुज़ाकरात करेंगे और फ़ौज से करेंगे, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जी वो तो मुज़ाकरात तो पहले हो चुके हैं, और उसमें से इमरान खान साहब जो हैं वो एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा खुद ही उन मुज़ाकरात को सैबोटेज कर चुके हैं, तो वो बड़ा अजीब सा लगेगा आपको, और बड़े फिर लोग नाराज़ भी हो जाएंगे। तो इसलिए जो मीडिया पर, पाकिस्तान के मीडिया पे, जो कि मेरा ख्याल है कि काफ़ी कंट्रोल्ड मीडिया, इस पे जो खबरें आती हैं, जो तबसरे आते हैं, जो हेडलाइंस चलती हैं, सियासतदान जो बात आपको या मुझे सुना के घर को चले जाते हैं, वो पूरी बात नहीं होती, पूरा सच नहीं होता। इसलिए ये जो आपके और मेरे टीवी चैनल्स की, सिर्फ अपने टीवी चैनल की नहीं, सब टीवी चैनल्स की बात करूं, जो स्क्रीन पे जो खबरें चल रही होती हैं और जो सियासतदान बात कर रहे होते हैं, वो पूरा सच नहीं होता। इसलिए इस बात को जाने दें, कौन किससे मुज़ाकरात कर रहा है, कौन किससे नहीं कर रहा। मुज़ाकरात होते रहे हैं, नाकाम हो चुके हैं, शायद अब कुछ चौथा राउंड चलाना चाह रहा है कोई मुज़ाकरात का, पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। और मगर आमिर साहब, ये जो बात है, जब इमरान खान साहब कहते हैं कि ये हुकूमत
लड़वाना चाहती है हमें और फौज को। आपको लगता है इस हुकूमत के पल्ले कुछ है? वो इस हुकूमत को कठपुतली भी कहते हैं। इस हुकूमत के पल्ले कुछ है कि ये कुछ कर रहे हों या मुज़ाकरात की राह में रुकावट बने या फिर मामलात ख़राब करने का बाइस बने, या फिर मामला इमरान खान साहब का और इदारों का अपना ही है, सुलझेगा तो भी खुद ही सुलझेगा, उलझा रहेगा तो भी खुद ही उलझा रहेगा, इस हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है? देखें, अगेन आपका सवाल बड़ा मुश्किल है। अब मैं अल्फाज ढूंढ रहा हूँ कि किस तरीके, बहुत ही मुख्तात तरीके से मैं आपके सवाल का जवाब दे दूँ। देखिए, पिछले दिनों मुझे मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा मिले जो आजकल बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं और पीटीआई की ऐसी तैसी फेरते हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड मुझे कुछ और बता रहे थे। वो कह रहे थे कि वो जी, जब मुझे पता चला कि जो चीफ मिनिस्टर KPK हैं गंडापुर साहब, उन्होंने इतवार की शाम को जेल खुलवा के इमरान खान से मुलाकात की है, फिर मैंने जाके फ़लाँ जगह पे शिकायत लगाई। अब भाई, पंजाब में आपकी हुकूमत है और वो दूसरे सूबे का चीफ मिनिस्टर है, वो आता है और रावलपिंडी में अडयाला जेल खुल जाती है, वो जाके मुलाकात करता है, फिर पता नहीं मुलाकात करके वो वहाँ से किधर चला जाता है। तो आपको जब पता चलता है तो फिर आप शिकायत लगाते हैं। अच्छा, एक और सुन ले बात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को पिछले दिनों किसी ने बताया कि जनाब ये इमरान खान और जनरल फैज़ का आपस में जो कम्युनिकेशन है ये क्यों नहीं ख़त्म हो रहा? तो उन्होंने कहा अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता। तो जब उनको बताया गया ये कम्युनिकेशन इस तरीके से हो रहा है, इन सोर्सेज के ज़रिए होता है, तो वो बड़े हैरान हुए। तो देखें, ये सिर्फ इस हुकूमत के बारे में मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके पल्ले कुछ नहीं है। इससे पहले जो हुकूमत थी उसके पल्ले भी कुछ नहीं था, उससे पहले जो हुकूमत थी उसके पल्ले भी कुछ नहीं था। तो ये बस मामलात इस तरह चल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता ये है कि ये हुकूमत जो है वो उसके पल्ले एक चीज़ तो है, और वो है ओवर कॉन्फिडेंस, ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद। और ये वैसा ही एतमाद है जैसा कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उनके पल्ले भी यही कुछ चीज़ थी। बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब का तज़किया आपने सुना। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। बानी PTI इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइजीसा से अपने और अपनी अहलिया और PTI से मुताल्लिक केसेस से अलहदा होने का मुतालबा कर रहे हैं। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त सुन रहा था, जिसकी 25 जुलाई को होने वाली समाअत में इमरान खान के वकील इंतज़ार पंचोता ने जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने की वजह से उनसे बेंच से अलहदा होने की दरख्वास्त की थी। उस वक्त जस्टिस आमिर फारूक ने इंतज़ार पंचोता की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए रिमार्क दिए थे कि ये तो कोई वजह नहीं है, इस तरह तो एक ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ये कहते हुए जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान के वकील को जस्टिस बाबर सत्तार का किसी भी जज को बेंच से अलहदगी का फैसला पढ़ने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी थी। लेकिन फिर कल जब इस केस की कॉज लिस्ट जारी हुई तो ये केस जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ के बेंच से हटाकर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच को मुंतकिल कर दिया गया। आज जब इस केस की समाअत हुई तो इमरान खान के वकील इंतज़ार पंचोता ने दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। गिरफ्तारी के बाद रिमांड ऑर्डर रिकॉर्ड पर मौजूद है। पहले तो तोशाखाना में सज़ा हो चुकी, इसी पर अब नया केस बना दिया गया। पहली सज़ा की फ़र्द जुर्म में तमाम 108 तहाइफ का जिक्र किया गया है। इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों जिस्मानी रिमांड पर हैं। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने जवाब दिया कि वो केस सिर्फ ग्राफ ज्वेलरी की हद तक था, आप भी अपनी नेक नियति साबित करें। नैब ने आपसे पहले भी ज्वेलरी सेट मांगा था लेकिन आपने नहीं दिया, अब भी आप तहाइफ पेश नहीं कर रहे हैं। आप खुद बहुत रिस्की काम कर रहे हैं, पहले अपनी नेक नियति साबित करें। क्या ये बात दुरुस्त है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं? ये कहते हुए अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी कर दी। गुज़िश्ता रोज़ इस केस की कॉज लिस्ट जारी होने के बाद क़यासराइयाँ की जा रही थी कि जस्टिस आमिर फारूक PTI की इस्तदा मुस्तरद करने के बावजूद इस केस को क्यों नहीं सुन रहे। इस हवाले से नुमाइंदा जियो न्यूज़ ओवैस यूसुफ़ज़ई की खबर के मुताबिक जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ की छुट्टियों पर जाने की वजह से पहला डिवीज़न बेंच समाअत के लिए दस्तयाब नहीं था, जिसकी वजह से ये केस जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल बेंच को मुंतकिल किया गया। यानी बेंच तब्दील होने का ताल्लुक PTI की दरख्वास्त से नहीं है और मुस्तकबिल में PTI की किसी भी नई दरख्वास्त को जस्टिस आमिर फारूक सुन सकते हैं। तोशाखाना का ये नया केस इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि तोशाखाना के गुज़िश्ता केस में सज़ा मुअत्तिल होने और इद्दत में निकाह केस और साइफर केस में फ़ैसला कलअदम करार दिए जाने के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी इस नए तोशाखाना केस में गिरफ्तारी उनकी डाल दी गई थी, जिसके खिलाफ उन दोनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और आइंदा किसी भी केस में गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म से मशरूत करने की दरख्वास्त की थी। जबकि इसके अलावा
9 मई से मुतालिक इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान का जिन 12 केसेस में जिस्मानी रिमांड दिया था, लाहौर हाई कोर्ट से वो फैसला भी मुअत्तल हो गया है, जबकि नैब का 190 मिलियन पाउंड केस भी अपने हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।